हेलो बच्चों आज हम लोग जो है बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में देखेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और उसके फेलियर्स को हमने डिस्कशन कर लिया था। चलिए आज हम देख लेते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। लेकिन उसके पहले रदरफोर्ड मॉडल का एटम्स जो होता है बच्चों वो फेल क्यों कर गया था, उसके पीछे कुछ रीजन थे। उसके 2 पॉइंट्स ऐसे थे जिसके चलते रदरफोर्ड का मॉडल जो था फेल हो गया। सबसे पहले उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया और साथ ही साथ लाइन स्पेक्ट्रम को भी नहीं बता पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब ये हुआ, उन्होंने ये तो बता दिया था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है या मोशन में रहता है तो उसमें से रेडिएशन एमिट होती है, और जब रेडिएशन एमिट होगी तो क्या करेगा, एनर्जी भी एमिट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है जो कि एक चार्ज पार्टिकल है बच्चों, तो उसमें से भी एनर्जी निकलेगी और एनर्जी एक समय जब उसकी बिल्कुल लो हो जाएगी तो क्या करेगा, प्रोटॉन में जाकर कोलाइड हो जाएगा, जिसके चलते हमारा एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन्हीं से बातों को जो होता है रदरफोर्ड नहीं समझा पाए कि जब एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो स्टेबल कहां से रह गया, जब एटम ही नहीं रह गया तो फिर ये सारी बातें कहां से रह पाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये था कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आखिर में लाइन स्पेक्ट्रम जब हम किसी भी हाइड्रोजन गैस या किसी भी गैस पार्टिकल के एटम से जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो उसमें से कुछ ही लाइट जो होता है स्क्रीन पर दिख रही थी, यानी और कुछ जो लाइट्स थी वो गायब क्यों हो रही थी, जिसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये सारी बातें थी जिसके चलते रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया और उसके चलते इन्हीं 2 पॉइंट्स को बोहर ने अच्छे से समझाया और उनका मॉडल आया। तो हेडिंग लगाइएगा बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। देखिए बच्चों, बोहर का जो मॉडल ऑफ एटम था इसमें उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स किए थे। पोस्टुलेट्स का मतलब ये होता है कि जब कोई साइंटिस्ट टू द पॉइंट पुट फॉरवर्ड करता है। तो चलिए सबसे पहले इनके पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट्स इनका ये था कि देयर इज अ सेंटर इन द एटम, देयर इज अ सेंटर इन द एटम, इसको न्यूक्लियस कहा इन्होंने, कॉल्ड न्यूक्लियस। हालांकि न्यूक्लियस की खोज का जो क्रेडिट होता है वो रदरफोर्ड को जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ने पहले ही बता दिया था कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये पहला पॉइंट जो होता है बोहर का, वो रदरफोर्ड से सहमत थे वो। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि while revolving electron around the nucleus, it has fixed distance, fixed amount of energy, fixed velocity के साथ ये जो होता है मोशन करता है। देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड ने इन्हें ये तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस या फिर एनर्जी या वेलोसिटी के बारे में नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पे बोहर साहब ने सारी चीजों को फिक्स्ड कर दिया था। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only on those circular orbits, electron revolves only on those circular orbits which have angular momentum of integer multiple of h upon 2 pi। यानी देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जहां पे रिवॉल्व करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहली बात तो ऑर्बिट्स कहेंगे, और साथ ही साथ ये उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h upon 2 pi का इंटीजर मल्टीपल होगा। चलिए आइए समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए हमारा क्या है, न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, ऑर्बिट्स। इसी को इन्होंने, ये जो पाथ आपको दिख रहा है इसी को इन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट्स कहा। यानी सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स्ड हो गई। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि ये जो ऑर्बिट्स है
ये जो ऑर्बिट्स है इसमें जो इलेक्ट्रॉन रह रहा है बच्चों, इसका कुछ मास होगा और साथ ही साथ इस कुछ डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा और जिस वेलोसिटी के साथ ये घूमेगा, जिस वेलोसिटी के साथ ये घूमेगा वो एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा और वो एंगुलर मोमेंटम जो रहता है h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। मान लीजिए ये एक और ऑर्बिट है हमारा इस तरह से, इन्हीं पाथ पे जो रहता है, इन्हीं पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। अब देखिए जो आपका एंगुलर मोमेंटम है इसको हम एल से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mvr। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला यहीं से आया है, ru हो गया, mu हो गया और ये v इसकी वेलोसिटी हो गया। एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है कुछ एंगल के साथ ही मूवमेंट करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और ये उन्हीं ऑर्बिट्स में मोशन करेगा जहां पे उसका h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। h/2π का इंटीजर मल्टीपल कब होगा, देखिए जब हम यहाँ पे एक n मान लेते हैं तो ये हो गया nh/2π, मल्टीपल में चलेगा। मल्टीपल का मतलब क्या हो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, जैसे ये 1 से फर्स्ट सेल, ये 2 सेल, इसी तरह से इधर थर्ड सेल। तो मल्टीपल में जो होता है क्या करेगा, मल्टीपल में उसकी सेल होंगी और उसी में वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। एन क्या है, हमारी सेल नंबर है, एन क्या है, हमारा सेल नंबर है। और सेल नंबर हमारा कैसा होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। अगर एन की वैल्यू आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, h/2π। एन की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 2h/2π। एन की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो 3h/2π। एन की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो 4h/2π। इन्हीं ऑर्बिट्स में वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। इसके अलावा जो होता है इसके बीच में वो कहीं भी लाइन नहीं करेगा। तो इनके कहने का, ये जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेंगे, उसके बीच में ये कहीं भी रिवॉल्व नहीं करेंगे और वो क्या होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स व्हिच हैव एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। सबसे पहली बात इन्होंने ये बता दी कि वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे और दूसरी बात इन्होंने ये बता दी कि वो क्या होना चाहिए, वो ऑर्बिट्स कैसा होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम होना, उस ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। ये हो गया थर्ड पॉइंट। चलिए फोर्थ पॉइंट अब हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट इन्होंने ये बताया, साथ ही साथ बच्चों अगर कोई आवाज बाहर से आ रही हो, नवरात्र का समय है इस समय पे, तो उस पे आप माइंड मत करिएगा क्योंकि स्टडी तो करना जरूरी ही है। चलिए फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि बोहर साहब ने क्या बताया। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने ये कहा, फोर्थ पॉइंट ही थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है वो। चलिए देखिए फोर्थ पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि ड्यूरिंग रोटेशन, ड्यूरिंग revolving around the nucleus, around the nucleus, there is an electrostatic force which provides centripetal force, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए फोर्थ पॉइंट इनका ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के जन्म के लिए। और वही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्यूशन में हेल्पफुल होता है। तो ये बात तो रदरफोर्ड साहब ने भी बताई थी कि दो चार्ज पार्टिकल है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, जिनके बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको हम Fe से डिनोट करते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा यानी जन्म कर देगा किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को, जिसके चलते क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों कैसा होगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखिए ये क्योंकि प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा जिसके चलते सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम होते तो यहाँ पे दूसरा फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहते हैं, जो कि क्या करता, रिपल्सन करता।
लेकिन दोनों अपोजिट साइन वाले चार्ज पार्टिकल है, जिसके चलते ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म देगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करने लग जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं Fe और Fc की वैल्यू देख लेते हैं। Fe की वैल्यू हमारी आती है, सबसे पहले Fe को देख लेते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लीजिए, Q2 किसका है, प्रोटॉन का चार्ज है, R क्या है, डिस्टेंस है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाओगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 और R स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, Q1 का अगर हम चार्ज मान लेते हैं E है और Q2 का भी हम क्या मान लेते हैं, E है। तो चलिए Q1 का हमने चार्ज मान लिया E और Q2 का क्या मान लिया, E। ठीक है, इसके बाद ये नीचे वैल्यू रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। अब देखिए प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस में कितने चार्ज पार्टिकल होंगे, न्यूक्लियस में अगर हम यहाँ पे मान लें कि हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में कितने चार्ज पार्टिकल होंगे, जितना उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। इसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 प्रोटॉन है अंदर में इस न्यूक्लियस के अंदर, तो इसका जो पूरे एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एटम को हम एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक प्रोटॉन पे ई चार्ज है, पूरी एटम का जो प्रोटॉन रहता है कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। तो उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब देखिए Fe की वैल्यू क्या आ गई, Fe इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हमारा Fe का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम देखते हैं Fc का। Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स में mv और r आने वाले हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r। अब इन दोनों ही फॉर्मूलेस को इसमें पुट कर देते हैं। इन दोनों ही फॉर्मूले को जब हम पुट करेंगे Fe इक्वल टू Fc, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या, 1/4 पाई ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। और जो हमने एंगुलर मोमेंटम वाला देखा था mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा फिफ्थ, और इन दोनों इक्वेशन को हम वहां ऊपर साइड में रख लेते हैं। बच्चों आज आवाज ज्यादा आ रही होगी क्योंकि नवरात्र का समय आ गया है, और नवरात्र के समय में सब धूम धड़ाका करते हैं, उसी का साउंड कुछ आपको जा रहा होगा गाजे वाजे का। हालांकि सुबह के भी बज रहे हैं 5 भोर के। मैंने इसीलिए सोचा कि भोर में वीडियो बनाता हूँ। कल रात पूरी रात 12 बजे तक ये पूरा साउंड चलता रहा। मैंने सोचा भोर में उठूंगा और तब वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी भी वही साउंड आ रहा है। क्या किया जाए, दूसरों को मना नहीं किया जा सकता। तो प्लीज आप स्टडी पर अपना कंसंट्रेशन करिए। देखिए पहला इक्वेशन था mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, और दूसरा इक्वेशन है ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन किया था। चलिए पांचवा पोस्टुलेट्स है हमारा। पांचवा जो पॉइंट्स बोहर ने बताया था वो है हमारा कि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स in those orbits which have stationary energy levels, Electron revolves only in those orbits which have stationary energy level, and that will be energy of electron। इनके कहने का मतलब ये है बच्चों, इन्होंने अपने फिफ्थ पॉइंट पे थोड़ा सा
दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए कैसे, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जहां पे रिवॉल्व करता है वो ऑर्बिट्स हैं। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं, अब इस बार इन्होंने इसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है? स्टेशनरी है, अस्थाई है, वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि इस ऑर्बिट्स की अपनी कुछ एनर्जी लेवल है, इस ऑर्बिट्स की, इस ऑर्बिट्स की, और इस स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स को इन्होंने के, एल, एम, एन इस तरह से नाम भी दिया है। देखिए n इक्वल टू 1 जो कि सेल नंबर है, और इसी को इन्होंने स्टेशनरी एनर्जी लेवल के नाम दिया। n इक्वल्स टू 2 को इन्होंने l नाम दिया, n इक्वल टू 3 को इन्होंने m नाम दिया, n इक्वल टू 4 को इन्होंने क्या दिया? n नाम दिया, और इसी तरह से ये चलता जा रहा, आगे तक चलता जा रहा है। तो उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन अब जो रिवॉल्व जहां कर रहा है उसकी क्या एनर्जी लेवल? स्टेशनरी है, और इसको इन्होंने KLMN नाम दिया। और जो एनर्जी लेवल इस ऑर्बिट्स की है वही एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? ये जो एनर्जी लेवल का एनर्जी है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना हो जाएगा? जितना इस ऑर्बिट्स का, जितना इस सेल का, जितना इस स्टेशनरी एनर्जी लेवल का है। तीनों बात देखिए, ऑर्बिट्स भी वही है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी वही है, और हमारा सेल भी वही है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने यही बताया। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा, हमने क्लास में सीट्स लगा के रखी 90, ये 80 और ये 70। तो जब कोई बाहरी आदमी आएगा तो अगर इस सीट में जो बच्चे बैठे रहेंगे तो वो समझ जाएगा कि 90 नंबर वाले हैं, ये 80 नंबर वाले हैं, 70 नंबर वाले हैं। तो ये जो आइडेंटिटी मिल रही है बच्चों को 90, 90, 80 और 70 वाली, ये किसके चलते मिल रही है? इस सीट के चलते। इस सीट को फिक्स कर दिया गया है कि सीट में वही बच्चे बैठेंगे जिनका 90 मार्क्स है, और इस सीट में 80 और इस सीट में 70। तो इस सीट के चलते इन बच्चों का जो होता है एक आइडेंटिटी बन गया है। उसी तरह से इस एनर्जी लेवल के चलते इस इलेक्ट्रॉन की जो होती है एनर्जी बन गई है कि उसकी एनर्जी इतनी ही होगी। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम में ये 70 वाला बच्चा 90 नंबर ला देता है तो उसकी एनर्जी लेवल कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी, वो यहाँ चला है। उसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी गेन कर लेता है, जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खुद की यहाँ चला जाएगा, और जब इस एनर्जी लेवल के बराबर उसको एनर्जी मिल जाएगी तो यहाँ पे जाके बैठ जाएगा, और उसकी एनर्जी तक कितनी हो जाएगी? इस सेल के एनर्जी लेवल के बराबर हो जाएगी। और फिर वो बात की बात है कि वो फिर क्या होता है? कूद करके वापस चला आता है। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब चलिए 6 पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, लेकिन 6 पोस्टुलेट्स को देखने से पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन हम करेंगे कि आखिर में बोहर साहब ने रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड किया। तो चलिए आइए देखते हैं, हेडिंग लगाइए, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए आइए देखते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे बोहर साहब ने फाइंड किया। देखिए बच्चों बुकों में क्या रहता है, शॉर्टकट दिए रहते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूब में आपको शॉर्ट में सारी चीजें मिलेगी, लेकिन इस चैनल में आपको पूरा चीज डिस्क्राइब फॉर्म में आखिर में रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आया। साथ ही साथ बच्चों शॉर्ट फॉर्म तो ठीक है आपकी कैलकुलेशन के लिए ठीक है, लेकिन जो आपका डिस्क्राइब फॉर्म डेरिवेशन है वो आपको ये बताता है कि रेडियस या कोई भी चीज कहाँ से आई है। तो पूरा डीप में समझने का प्रयास करिए, और डीप में समझने वाली बात हमेशा माइंड में क्रिएट रहती है, और जबकि शॉर्टकट्स भूल जाते हैं। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए बोहर साहब ने वही 2 इक्वेशनों का इस्तेमाल किया। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहला इक्वेशन अपना, दैट इज कॉल्ड MBR इज इक्वल टू NH/2π। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं NH/2π इक्वल्स टू MBR। ये हमारा पहला। जबकि दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, Ze²/4πε0r² और इक्वल्स टू MV²/r। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों को आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी और इसको भी। क्या हो जाएगा, n²h² हो जाएगा, 4π² हो जाएगा, m² v²
और आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस थर्ड इक्वेशन को क्या करो, सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करो। तो यहां लिख दो डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, यानी सेकेंड इक्वेशन से आप इसको डिवाइड करो। तो चलिए आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, यहीं पे लिखते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इस वाले से, जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको हम ऊपर नीचे करेंगे। करने के लिए मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन आपको ताकि अच्छी तरह से बातें समझ में आ जाए, साउंड कुछ ज्यादा ही हो रहा लगता है, लेकिन आपको और हमको क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इनटू, अब करेंगे हम इनटू करेंगे तो ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इधर और जेड स्क्वायर इधर हो जाएगा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर है, यहाँ 1 इंटू इधर आर और ये हो जाएगा हमारा एम बी आर। एम बी आर नहीं होगा, एम बी स्क्वायर होगा। देख लीजिए इसको मैंने क्या किया, ऊपर कर दिया, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनने वाला है। अब जो चीजें कटने वाले हैं उनको काट लीजिए। देखिए 4 से 4 कट गया, पाई स्क्वायर से 1 पाई से 1 पाई मर गया, 1 एम से 1 एम मर गया, 1 भी से सॉरी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब इधर आर क्यूब हो गया और इधर कितना है, आर स्क्वायर है। 1 आर स्क्वायर से 1 आर स्क्वायर भी चला गया, बचा कितना आप देखिए, जो बचा उसको लिखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बचा इधर और पाई जेड स्क्वायर बचा इधर, और इधर क्या बचा, एम और आर बचा। ये हमारा रेडियस आ गया। अब इस एम को इधर ले आ लो, क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई जेड ई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बच गया। ये हमारा रेडियस आ गया कि कहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। बोहर साहब ने यहाँ तक बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए इसमें से कुछ कांस्टेंट है, उनको हम अलग कर लेते हैं, जैसे कि आर, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और ई स्क्वायर कांस्टेंट है। इनको हमने अलग कर लिया और एन स्क्वायर अपॉन जेड इधर अलग कर लिया। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स्ड है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है और ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, हमारा फिक्स है। सारी चीजें फिक्स है और इन सारी चीजों की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो आती है वैल्यू इसको 0.53 इंटू न करो पहले एन स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉम में आएगी इसकी वैल्यू। दिस इज द मेन फॉर्मूला। जेड एटॉमिक नंबर एंड सेल नंबर। अब किसी भी एटम का किसी भी सेल पे क्या रेडियस होने वाला है आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। इससे रिलेटेड हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन भी बनते हैं। डेरिवेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि कभी कभी क्या बोल देता है, डबल ट्रिपल बोल देता है क्वेश्चन में। डबल ट्रिपल का मतलब ये हो गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए दो रेडियस दिए हुए हैं किसी भी एटम्स के, जिसमें से एक मास जो होता है वो क्या है, डबल है दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के। तो फिर वो क्या पूछ लेता है, रेडियस कौन कितना परसेंटेज में पड़ा है। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको डिस्क्राइब फॉर्म में बता दिया है। IIT JEE नीट पॉइंट्स आप वैसे, साथ ही साथ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्क्रिप्शन फॉर्म में इस तरह से कोई पढ़ाता नहीं बच्चों, लेकिन मैंने दूसरा तरीका निकाला हुआ है ताकि
आपको सारी बातें समझ में आया। साथ ही साथ क्लास में टीचर्स को इतना समय भी नहीं मिल पाता कि आपको पूरी चीजें बता दें, क्योंकि उनको लिमिटेड टाइम रहता है, लिमिटेड समय में आपको सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो हमने फाइंड कर लिया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। मैंने बोला फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन थर्ड सेल। अब देखिए आपको यहां बोल दिया रेडियस से आप इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हाइड्रोजन एटम का थर्ड सेल। आप क्या करिए, पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं आप। चलिए ट्राई करिए इसको, बहुत ही आसान है। 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड का फॉर्मूला लगाइए। जेड हमारा हाइड्रोजन एटम है और थर्ड एन हमारा थर्ड सेल दिया है। चलिए देख लेते हैं, ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। R इक्वल्स टू 0.53 एन स्क्वायर जेड हम फॉर्मूला जानते हैं, जेड एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, 0.53 थर्ड सेल दे रखा है, एन की वैल्यू 3 का स्क्वायर अपॉन 1 कर लो, दैट इज 0.53 इंटू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 3 27, 9 5 45, 2 47, 4.77 एंगस्ट्रॉम है। यानी तीसरे सेल की डिस्टेंस कितने होने वाली हाइड्रोजन एटम की, दैट इज कॉल्ड 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो इसी तरह से हमारे कॉम्पिटिशन में बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। ऑल द बेस्ट।